एग्जामिनेशन क्या है? पेशेंट को चेक करना, पेशेंट को, मरीज को चेक करना एग्जामिनेशन कहलाता है। जब मरीज आता है तो मरीज आने के बाद जो कुछ कहता है, जो कुछ बताता है, उसे हम लिखते हैं CO। ठीक है, CO मतलब कंप्लेन ऑफ पेशेंट। डायरेक्ट हम मरीज की बात कर रहे हैं तो कंप्लेंट ऑफ पेशेंट। दूसरे ये कि उसके बाद हम जो है H को मैं लिखता हूँ ऊपर और बहुत सारे लिखते हैं HO नीचे, CO के नीचे लिखते हैं। मैं CO के ऊपर HO लिखता हूँ। HO का मतलब है हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स डिटेल, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट डिटेल। पेशेंट डिटेल क्या है? क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, क्या एक्टिविटीज है, क्या मशाकिल हैं और उसकी आमदन क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल तो पेशेंट डिटेल है। मैंने आपको शुरू में हिस्ट्री के हवाले से बताया था, एड्रेस की बड़ी अहमियत है, कहाँ रहता है इसकी बड़ी अहमियत है। अब हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स डिटेल और कंप्लेंट ऑफ पेशेंट को जिस तरह भी कहता है, जो भी कहता है, अगर मिसाल के तौर पर पेशेंट आके अपने अल्फाज इस्तेमाल करेगा, कभी भी नहीं कहेगा कि मुझे जो है राइट नंबर रीजन में कंटिन्यूस पेन है, एकिंग है, ये थोड़ी कहेगा। बोले डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, उसने हाथ लगाना है। और मैंने पहले बताया था आपको कि हाथ जो है मरीज ऐसे लगाता है, तो आपने उंगली बतानी है, एक उंगली से जो है आप बताओ। तो पेशेंट ने बताया कि मुझे जो है तकलीफ है और मुझे बुखार भी है, सर्दी भी है। तो उसने बताया फीवर विद चिलिंग। जब वो मरीज ने बताया फीवर विद चिलिंग, तो आपने क्या किया कि आप याद रखिएगा कि मरीज को हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं। जो कुछ मरीज बताता जा रहा है आप सुनते जा रहे हैं, याद रखिएगा। बेहतरीन लिसनर होना अच्छी बात है, बेहतरीन सुनने वाला होना, साबिर सुनने वाला, साबिर सब्र के साथ सुनते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पेशेंट ने बताया तो याद रखिएगा, आपके पास सादा सा एक परफार्मा चार्ट या आपका प्रिस्क्रिप्शन लेटर या वो हिस्ट्री का परफार्मा होना चाहिए। उसमें लिखा होना चाहिए CO और ये लिखा होना चाहिए TPR। अच्छा, आप अगर इसको पूरा भी लिख लें तो कोई बुराई नहीं है। टेम्परेचर, पल्स और R यानी रेस्पिरेशन रेट, अच्छा TPR, ये जितने भी इंडोर पेशेंट होते हैं, इंडोर पेशेंट और आउटडोर पेशेंट में मामूली सा फर्क बता दूं। इंडोर पेशेंट भी पेशेंट ही होता है, आउटडोर पेशेंट भी पेशेंट ही होता है। आउटडोर पेशेंट में आपके पास OPD पे या क्लिनिक पे या GP पे आपके पास मरीज को रखने या एडमिट करने या अंदर रखकर उसको मैनेज करने का जो है इंतजाम नहीं होता। बहुत सारे प्लेस पे बेड्स होते हैं, लेकिन इवनिंग नाइट या 24 घंटे में वहाँ स्टाफ नहीं होता, वो इंडोर नहीं रहेगा, उसे घर भेज देंगे। जबकि वो इंडोर वाला पेशेंट हो, मुमकिन है कि वो इंडोर वाला पेशेंट हो, उसे अंदर रखना लाजमी हो। ठीक है, इंडोर पेशेंट जब होगा तो 3 से 4 टाइम विजिट होता है पूरे दिन में। 3 से 4 टाइम उसको चेक किया जाएगा। TPR यानी कि टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन रेट। अब टेम्परेचर की अहमियत बताऊं आपको। टेम्परेचर की अहमियत दोस्तों, डियर डॉक्टर्स, डियर मेंबर, डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर की अहमियत ये है कि बुखार में नहीं टेम्परेचर की अहमियत है। टेम्परेचर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है, या हाइपोथायराइडिज्म है। उसका BMR ज़्यादा है
या ज़्यादा है या उसका BMR कम है। टेम्परेचर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मरीज का टेम्परेचर जांच के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी ये, अगर मरीज आया आपके पास आके कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी शादी को 1.5 साल हो गया, साल हो गया, औलाद नहीं हो रही, टेम्परेचर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके औलाद होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर पे एक छोटी सी सादा सी चीज़ है, आपने थर्मोमीटर लिया और उसके मुंह में लगा दिया। टेम्परेचर 3 जगह चेक होता है। ठीक है, एक टेम्परेचर 3 जगह हम चेक कर सकते हैं, एक औरत और बल्कि मैं इसको बीच में लिखता हूँ, औरत को किसी वजह से, ठीक है, किसी वजह से बीच में। सबसे पहले एक्सिला, ये लिख दिया मैंने, एक्सिला, ये लिख दिया, और ये लिख दिया रेक्टल। ठीक है, अब देखिए एक्सिला में बगल में और औरत मुंह में, और रेक्टल पकाने की जगह पर यानी रेक्टल में थर्मोमीटर लगाया जाता है। याद रखिएगा, ये मैंने उर्दू में लिखा है, इसकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लिहाजा इसे हटाते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए औरत जो होता है दरमियान का टेम्परेचर होता है। नॉर्मली औरत टेम्परेचर है 37 सेल्सियस, इंसानी नॉर्मल टेम्परेचर औरत का 37 सेल्सियस, जबकि रेक्टल का होगा 38 के करीब, या यूँ कह लें कि फ़ारेनहाइट में 98.4 औरत का टेम्परेचर है, जबकि रेक्टल का होगा 99.4 रेक्टम, और एक्सिला का होगा 97.4। मिसाल के तौर पे आप गौर करें तो सिर्फ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का फर्क आ रहा है। सबसे कम एक्सिला में होता है। ठीक है, मुंह में जो टेम्परेचर होता है सबसे ज़्यादा थर्मोमीटर लगाने वाली जगह, ये जो कॉमनली लगाई जाती है, वो होती है औरत। असल, ये याद रखिएगा, असल टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेक्टल होता है, जिसको हम कहते हैं अंदरूनी टेम्परेचर। इंसानी जिस्म का एक्चुअल टेम्परेचर वो होता है जो रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टम से हासिल करते हैं या रेक्टल टेम्परेचर नापते हैं। अच्छा, टेम्परेचर ज़्यादा होना, कम होना, BMR ज़्यादा होना, BMR कम होना, ये सारी चीज़ें अभी मैं इन फ्यूचर आपको बताऊँगा। अभी मैं बात कर रहा था एग्जामिनेशन की, हमने थर्मोमीटर से अंदाज़ा, थर्मोमीटर लगा के टेम्परेचर देख लिया, और टेम्परेचर लाजमी देखना चाहिए। अच्छा, टेम्परेचर से जो मरीज कॉमन कंप्लेन में आया, प्रेजेंटिंग कंप्लेन में आया, सबसे पहले आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन को एड्रेस करना है। सबसे पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेन को पकड़ना है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन उसको तो बुखार और चिल, ठीक है, बुखार चिल के बाद आपने उसकी पल्स देखी, नब्ज को देखना, नब्ज देखना। जो पल्स है उसको हमने कल बता दिया था, लेकिन वो ऑडियो के आगे नब्ज जो है रेडियल देखी जाती है इस जगह पर, ये जो है रेडियल पल्स है। अच्छा, अब याद रखिए कि बहुत सारे लोग नब्ज को देखने की यहाँ कोशिश करते हैं, एनाटॉमिकली लेटरल साइड पे पल्स है, ये अंगूठे के साथ ही आई, यहाँ आप देखेंगे रेडियल पल्स। कौन सी है? रेडियल, रेडियल पल्स सबसे कॉमन यही देखी जाती है। उसके बाद ये ब्रेकियल पल्स है, यहाँ भी देखी जाती है मीडियल साइड में, जहाँ हमने ब्लड प्रेशर पाते हुए आपको बताया था कि स्टेज यहाँ रखना चाहिए, लोग यहाँ रखते हैं। ये जो इंटरक्यूबिटल फोसा जो है उसके बीच में रखने के बजाय थोड़ा सा इस तरफ रखना चाहिए। अच्छा, ये है ब्रेकियल, ब्रेकियल, और ये जो है यहाँ भी चेक की जाती है पल्स, इस जगह भी देखी जाती है, इस जगह कैरोटिड साइनस, कैरोटिड साइनस का कल मैं बता चुका हूँ, एक गोल्डन पॉइंट, लेकिन मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि जब हम ब्लड प्रेशर पढ़ा रहे थे, ब्लड प्रेशर पढ़ाते हुए मैंने कहा था कि हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो अगर आपके पास पेशेंट आता है, कोई मेडिसिन नहीं है,
या आप आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, मैनेज करना चाह रहे हो, तो उसके राइट कैरोटिड साइनस को मसाज करेंगे ऐसे। राइट कैरोटिड साइनस को ये है कैरोटिड साइनस, मसाज करेंगे राइट वाले को, तो ब्लड प्रेशर नीचे गिरने लगेगा। यही जो है राइट कैरोटिड साइनस, ये राइट कैरोटिड पल्स होती है। सबसे दिल जब धड़कता है तो सबसे दूर पल्स यहाँ आनी चाहिए, ये दूर है। वैसे तो पाँव दूर है, लोअर एक्सट्रीमिटी दूर है, लेकिन आप हर एक के तो पाँव पकड़ता नहीं ना, पल्स देखने के लिए तो यही पकड़ता है। हाथ जो है दिल से दूर है, डिस्टल है, और पैर जो है और भी डिस्टल है, लेकिन हम कॉमनली सबसे ज़्यादा यहाँ से पल्स देखते हैं। तो अगर स्ट्रांग स्ट्रोक है, नॉर्मल स्ट्रोक है, नॉर्मल मरीज है, तो यहाँ अच्छी पल्स आएगी। अच्छा, अगर यहाँ नहीं आ रही, वीक आ रही है, पल्स वीक है, तो यहाँ जो है ब्रेकियल पल्स आएगी। बिल्कुल ये मेरी उंगलियों के नीचे ब्रेकियल पल्स। अच्छा, अगर यहाँ भी कोई बेहोश हो गया है, यहाँ भी नर्व नहीं आ रही, यहाँ भी नर्व नहीं आ रही, तो यहाँ लाजमी देखेंगे इस जगह, ठीक है। कैरोटिड साइनस, कैरोटिड साइनस क्या है, जो हमारा मैंडिबल का जो एंगल आ रहा है इसके नीचे ये पल्स। अच्छा, पल्स यूजुअली जनरल प्रैक्टिस में क्लिनिक पे ना औरतें तो दूर की बात है, हम मर्दों को भी ये नहीं चेक करते। क्या हमारे पास ये है ना, एक जगह देखिए, तो पल्स का क्या होता है, 3 जगह से चेक होती है, तो मैंने बता दिया आपको। लेकिन पल्स की क्या है, याद रखिएगा, रेट, रिदम एंड कैरेक्टर। रेट, रिदम एंड कैरेक्टर, RRC, ये हमने देखना है। RRC क्या है, RRC, रेट, रिदम एंड कैरेक्टर। रेट से क्या मुराद है, रेट से क्या मुराद है कि हमने देखना है मरीज का 1 मिनट में कितनी पल्स आ रही है। ये खिलाती है रेट, क्या खिलाएगा कि मिसाल के तौर पर 72, दुनिया कहती है, इसलिए मैं 72 लिख रहा हूँ, 72 पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। BPM, BPM क्या है, बीट्स पर मिनट। ये जो पल्स है, ये आपके उंगलियों को बीट दे रही है, BPM। ये BPM क्या है, बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में कितनी पल्स आती है, पल्स का रेट सबसे पहले देखना होता है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द जेंडर, ये जो है रेट होता है। मिसाल के तौर पे जो कॉमन पल्स है बच्चों की, नौज़ायदा बच्चों की या बच्चों की, वो कॉमन उसकी, अभी हम ये इसको हमें सिर्फ हम पल्स नहीं बता रहे, हम ये बता रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ना है। जैसे 140 तक होती है पल्स बच्चों की, पैदाइश के, और जवान आदमी की पल्स जो है 60 to 84 होनी चाहिए या होती है, 60 to 84। लेकिन जवान औरतों की जो है 70 से और 90 तक होती है औरतों की। जेंडर में फर्क होता है, जेंडर में पल्स का फर्क होता है। ये अभी सिर्फ समझने इशारा है, जब पल्स पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह रेट के ऊपर नीचे, यानी रेट का मतलब क्या है, अभी हम आप बोल रहे हैं ना, तो रेट का मतलब क्या है कि कितने बीट्स पर मिनट, तादाद, ठीक है। तो तादाद पे यानी रेट पे मैं इतना कुछ इंशाल्लाह आपको पल्स में बताऊंगा कि आप जो है माहिर रहेंगे। रेट के बाद पल्स रेट क्या कहलाता है, पल्स रेट। रेट के बाद हम आ जाते हैं रिदम पे। रिदम से क्या मुराद है, रिदम आपने सुना पढ़ा होगा, रिदम से क्या मुराद है, रिदम क्या होता है, बता सकता है कोई, रिदम क्या होता है? रिदम के मायने म्यूजिकल टोन, म्यूजिकल तरन्नुम, ठीक है, यूँ समझ लें आप। एक मिसाल के तौर पे कभी आपने देखा होगा
किसी भी म्यूजिक में ढोल बज रहा हो या साज बज रहा हो, वो एक खास अंदाज से बज रहा होता है। तो उसमें क्या है कि अगर रिदम जो है, आर तो हो गया था, एक आर हो गया था, आर लेकिन क्या है रिदम में क्या है, इस तरह ये पल्स इस तरह से। अब ये है 1 2 3 4 5, ये तो हो गई रेड मिसाल के तौर पे। आप ये देखें कि हमने 5 सेकंड के लिए पल्स देखी, 5 सेकंड के लिए, ठीक है, 5 सेकंड के लिए पल्स देखी, 1 2 3 4 5 6 बीट पर 5 सेकंड आई, तो आप अंदाजा लगाएं कि ये पल्स कितनी हो। क्यों कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 72, तो इसका रेट हो गया और ये रिदम हो गया, ठीक है। रिदम अगर पल्स ये गई तो ये रिदमिक पल्स नहीं है, ये रिदमिक पल्स है। एक खास अंदाज से ऐसे पल्स आपको ऐसे उठा लिए, अच्छा उठाएगी ऐसे नहीं उठा सकती, जो हाथ उठा लिए वो इसी तरह उठा लिए। ये रिदम में सबसे बड़ी बात ये जो R2 है, यानी रिदम, R1 क्या है रेट, R2 जो है रिदम में ये याद रखिएगा कि हमने ये देखना होता है, अपनी उंगलियों पे महसूस करना होता है, अपनी उंगलियों पे महसूस करना होगा नर्व्स को कि ये इस तरह चल रही है, यानी कि हर उभार या पल्स जब बीट दे रही है और ऊपर उठ रही है, उसके दरमियान का वक्फा, ये जो वक्फा है ये सेम होना चाहिए। ये जो वक्फा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो टाइमिंग है, ये जो वक्फा है ये सेम होना चाहिए। दूसरी ये है कि ये जो उभार है, जो उठा रही है नर्व जो है हमारे उंगलियों को जो उठा रही है, जितना उठा रही है वो भी सेम होना चाहिए, ये रिदमिक पल्स कराएगी। लेकिन इन केस अगर किसी पल्स में रिदम अगर आप चेक कर रहे हैं और वो यूँ आ गई, या मिसाल के तौर पे अगर उठान तो ऐसी रही लेकिन ये इस तरह आ गई तो रिदमिक नहीं होगी, क्योंकि इसका और इसका फासला, इसका और इसका फासला, इसका और इसका फासले में फर्क है। और यही बात मैं आपको बता दूं कि फासला तो बराबर हो गया जैसे ये, लेकिन अब ये अगर ये इस तरह की उठ के चल रही है या वीक होकर चल रही है, मिसाल के तौर पर फासला तो बराबर है, लेकिन इस तरह की चल रही है यानी वीक हो गई, उभार इतना नहीं आया, ये वीक है और ये स्ट्रांग है, ये हाइपर मतलब ये बहुत ज़्यादा इसका वॉल्यूम हाइपर वॉल्यूमिक है। ये जब कैरेक्टर हम देखते हैं तो फिर इसमें रिदम में कैरेक्टर हम देखते हैं, कैरेक्टर किस तरह देखते हैं, कैरेक्टर ऑफ पल्स। कैरेक्टर ऑफ पल्स में हम क्या देखते हैं, कैरेक्टर ऑफ पल्स में हम देखते हैं पल्स का कैरेक्टर क्या है। इतना ज़्यादा आप पल्स पे वो हो जाएंगे इंशाल्लाह, पल्स देखना चाहिए मरीज मुतमईन होता है। देखिए कैरेक्टर में क्या होता है कि क्या वो वीक है, पल्स वीक है, स्ट्रांग है, हाइपर वॉल्यूमिक है, हाइपर का मैंने बताया था, हाइपर के बाद जो होती है वॉल्यूमिक बड़ा, हाइपर वॉल्यूमिक है यानी कि पल्स यूँ चलते चलते ऐसे चल रही है तो ये हाइपर वॉल्यूमिक हो गई, और इसी को हम हाइपर स्ट्रांग भी कहेंगे। स्ट्रांग से मुराद ये है कि वो इस तरह चले एक ही उसमें आपकी उंगलियों को उठा दे, लेकिन एक होती है वीक, उसे थ्रेडी या थिन पल्स भी कहते हैं। वीक पल्स जो है, वीक पल्स थ्रेडी पल्स भी कहलाएगी, थ्रेडी यानी धागे की मानिंद चलना, ठीक है। और वीक पल्स जो है वो थिन पल्स भी कहलाएगी, थिन से मुराद है बारीक, थिन पल्स भी कहलाएगी, ठीक है। ये भी अहम बात है। इन्हीं पल्स के कैरेक्टर, पल्स की 3-4 चीजें आपको देखनी होंगी, रेट रिदम एंड कैरेक्टर। रेट रिदम एंड कैरेक्टर में अभी सिर्फ तारुफ है, आगे मैं आपको बड़ी डिटेल बताऊंगा। तो सिर्फ पल्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मर्दों को दिल के अमराज से मुताल्लिक,
दिल का एक मर्ज होता है जो कहलाता है वेल्वुलर डिजीज। वेल्वुलर दिल के बालों की वेल्वुलर डिजीज, कार्डियक वेल्वुलर डिजीज, दिल के बालों की डिजीज को आप एनालाइज कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा आप लोगों को महारत हो जाए अगर पल्सरी ये भी। और ख़वातीन में, शादीशुदा ख़वातीन में नर्व देखकर आप प्रेगनेंसी भी बता सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट हो गई है। प्रेग्नेंट खातून का जो अगर प्रेग्नेंट है तो नर्व देख के आप प्रेगनेंसी बता सकते हैं। नर्व देख के आप बुखारों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी ये टाइफाइड है या मलेरिया है या ये वायरल फीवर है। नर्व देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर में जो होगा वो बताऊंगा। अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन बाकी तो एग्जामिनेशन शुरू हुआ है, इसमें कोई सवाल हो कर लीजिएगा, मैं आपको बताऊँ। अच्छा, अब आ जाए रेस्पिरेशन रेट। ये टोटल जो है एग्जामिनेशन की 4 चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल है, ये मैं आपको बता दूँ, बहुत अहमियत की हामिल है। इससे आपको पता चलेगा जब मरीज आए कि कम से कम इतनी चीज़ें तो आपने चेक करनी होंगी। अब ये है रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट से क्या मुराद? सांस लेने की, हाँ, रफ्तार तनफ्फुस क्यों कह रहे हैं उर्दू में समझाने के लिए? रफ्तार तनफ्फुस यानी सांस की रफ्तार। सांस की रफ्तार पूछूं आप बता देंगे, लिहाजा मैं आसानी से बता दूं। मेल में सांस की रफ्तार अडल्ट हेल्दी मैन, ठीक है, अडल्ट हेल्दी मैन, अडल्ट हेल्दी मैन में जो है 14 to 18 होती है अडल्ट हेल्दी मैन। ठीक है, अडल्ट में 18 साल से लेके 20 साल से लेके और 60 साल का आदमी शामिल है। अडल्ट हेल्दी फीमेल उसमें 16 से लेके 18 हो सकती है, 16 से लेके 18। रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन रेट, ठीक है, ये हो सकता है। रेस्पिरेशन रेट बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अगर आप देखें कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ रेस्पिरेशन ज़्यादा होती है, आराम ज़्यादा होती है, रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होती है। जब रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा है तो मामूली सी बात से लेके बहुत खतरनाक बात भी हो सकती है। मामूली बात से लेके वो किस तरह होगी कि कोई मरीज का रेस्पिरेशन रेट 35-40 पे चला गया। इस वक्त पूरा वर्ल्ड में सबसे खतरनाक चीज़ चल रही है, पैंडेमिक जो चल रही है वो है कोविड। पैंडेमिक कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है। इस पैंडेमिक का ज़्यादातर हमला जो है चेस्ट पर या सीने पर होता है। और आर का मतलब है हमने रेस्पिरेशन रेट, निज़ाम तनफ्फुस पे कोविड का हमला ज़्यादा होता है। लिहाजा अगर किसी की सांस की रफ्तार इस आज के दौर में जो पैंडेमिक चल गई पूरे वर्ल्ड में, और हम अपने मुल्क की बात करेंगे तो अगर पैंडेमिक और मरीज आ रहा है और वो सारे कंप्लेन ऐसी बता रहा है, गले में दर्द, खुश्की, गला खुश्क हो रहा है, बुखार हो रहा है, पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, और वो बात करते हुए सांस तेज ले रहा है और उसकी रेस्पिरेशन रेट जो है वो मोर देन 24 है। एक जवान आदमी की मोर देन 24 पर मिनट, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो 18 से आर जो है ये पर मिनट है, ठीक है, पर मिनट। 1 मिनट में अगर उसकी 24 से ज़्यादा रफ्तार है तो आप शक कर सकते हैं कि इसको चेस्ट इन्फेक्शन है, चाहे वो कोविड हो या ना हो, लेकिन चेस्ट इन्फेक्शन है। तो जब मरीज आगे बताता है तो जब मरीज आगे बताता है कि जी वो मुझे ये मामला है, सांस की रफ्तार ज़्यादा है, क्या है, तो आपने उसको फिर इस आले की मदद से जो
सिंपल ऑफ डॉक्टर है, जो लोग यहाँ गले में डाल के तो यूँ तस्वीर बना के और तकरीरें करके तो फिर जो है वो अपने आप को डॉक्टर साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, डॉक्टर ही होता है, ये पास हो या ना हो। तो इस एग्जामिनेशन को हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप से एग्जामिनेशन जो किया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ये अहम बात है और ये याद रखिएगा, इसको भी एग्जाम किया जाता है और वो इसके इस्तेमाल को खास नाम दिया जाता है और वो नाम है क्या है जी, मैंने कोशिश की शुरू करके लिखूं, आस्कल्टेशन। क्या कहलाता है? आस्कल्टेशन। आस्कल्टेशन। अच्छा, ये आस कल की आस्कल्टेशन, आस्कल्टेशन मिला के भी लिख सकते, मिला के तो लिखा आप पढ़े ना, आस्कल्टेशन पढ़े आप, आहिस्ता आहिस्ता आस्कल्टेशन सन। अच्छा, आस्कल्टेशन कहलाता है यूज ऑफ स्टेथोस्कोप, आस्कल्टेशन। आपने मैंने पहले भी कई बार अपने क्लिनिक पे भी और कई जगह आपको बताया कि आज ये स्टेथोस्कोप को हमने अपने हिसाब से सेट कैसे करना है। स्टेथोस्कोप को हमने कैसे सेट करना है और आस्कल्टेशन क्या है, ठीक है। अच्छा, आस्कल्टेशन में मेरे जितने भी स्टेप आप देखेंगे, चूंकि ये भी मेरा तो वो बिल्कुल ऐसा सीधा नहीं होगा। जो लोग गले में डाले हुए होते हैं उनके स्टेप सीधे होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ये स्टेप सीधा नहीं होगा। अगर कैमरा जूम करके दिखाए तो ये इस तरह नहीं है, ये मुड़ा हुआ है आगे की तरफ से। दोबारा सीधा करके बताता हूँ, ये देखिए, ये ऐसा हो सकता है, ये अब चूंकि मैंने पूरा फिट कर दिया, ये ऐसा हो सकता है सीधा, लेकिन ये यूं है। इसकी वजह क्या है, जो हिस्सा मैंने पहले बताया था, जो हिस्सा ऐसे कर लेते हैं तो उसको हम ऐसे लगाते हैं। अगर आप ऐसे लगाएंगे, मुझे अब ये सुनाई दे रहा, मुझे अपनी आवाज़ नहीं, तो ऐसे लगाने से हमारी ऑडिटरी कैनाल जो है, ऑडिटरी कैनाल, ये जो कान की जो कैनाल है जिससे की आवाज़ जा रही है, उसमें ये बड जो है, एयर बड जो है, ये जाके फंस जाते हैं। अगर आप यूँ लगाओगे, अगर इसी को, ये तो सीधा नहीं हो पा रहा, इसको आप यूँ लगाओगे तो कैनाल जो है उसका डायरेक्शन थोड़ा सा इधर से, इस जगह से इधर से आगे और इधर से आगे, यूँ समझ लो कि हमारे ये जो बोन का बुखार है, इसको भी एनाटॉमिकल नाम है, तो ये इस तरफ होते हैं ऑडिटरी कैनाल। तो हमने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से, जिस शख्स का, जिस लेडी डॉक्टर का, जिस डॉक्टर का जैसा फिटिंग आ जाए, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं, वो ऐसे फिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मरीज को डायफ्राम जो है, अब मैं थोड़ा सा एक तरफ से हटा दूँ क्योंकि ये इतना फिट हुआ है मेरे हिसाब से कि मुझे आवाज़ नहीं सुनाई देती। ये डायफ्राम है, इसको हम सीने पे लगाकर हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए एनाटॉमिकल हमारा मरीज का जो चेस्ट है तो उसमें कितने हिस्से में जो है वो लंग्स हैं, और हम जो है मरीज को ऐसे यहाँ लगा के, यहाँ से लेकर और लंग्स तक लगा के चेक करते हैं। 99% या 90% या मोर देन 80% लोगों का ख्याल ये है कि स्टेथोस्कोप को एक ही जगह इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाता है सीने को सुनने के लिए। याद रखिएगा कि पेट की बाउल मूवमेंट या बाउल टून, एक टोन होती है बाउल टून, आंखों की हरकत, आंखों की आवाज़, आंखों का साउंड, वो सुनने के लिए भी हमें स्टेथोस्कोप की जरूरत होती है, आस्कल्टेशन की जरूरत होती है। आस्कल्टेशन प्रॉपर राइट वे में किस तरह इस्तेमाल होगा, ये पीछे बेल कहलाती है, ठीक है, ये जो है इसका डायफ्राम कहलाता है, और ये मुख्तलिफ किस्म के किस तरह होते हैं, ये लाक कैसे होगा, बेल की तरफ हम मुंह कैसे करेंगे, ये अभी ऐसे घूम गया, ठीक है। ये जो है ये बेल की तरफ करने से हमें क्या सुनाई देगा और किस जगह पे हमें
बेल से बेल को इस्तेमाल करना है, किस जगह पे डायफ्राम को इस्तेमाल करना है। ये सारा मैं आस्कल्टेशन में बताऊँगा, वो टूल बताऊँगा। और जब हम कभी कभी परकशन करते हैं, पेल्वेशन एक होता है, पेल्वेशन होगा या तो आप हाथ से दबा के देखेंगे, लेकिन परकशन अगर हम करते हैं तो परकशन हैमर होता है, उसको ऐसे करके मुख्तलिफ जगह पे मारते हैं। तो हम जो है अगर हमारे हाथ में स्ट्रेच हो तो इस जगह से ये जो बेल वाला हिस्सा है, इससे हम ये एक्चुअल टूल नहीं है लेकिन हम इसको यहाँ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब किसी हॉस्पिटल में हो और आप देखेंगे प्रोफेसर साहब या रजिस्ट्रार साहब ये स्टेथोस्कोप को बजाय यहाँ सुनने के या यहाँ सुनने के बजाय इस जगह सुनने के बजाय उसको यूँ मार रहे हैं जॉइंट पे, यहाँ पे घुटने पे ऐसे करके मार रहे हैं, बल्कि सर ये तो अजीब कहानी। तो ये परकशन हैमर होता है, एक हैमर होता है इसके रबड़ लगी होती है, वो हमारे फ्लैक्सिस चेक करने के लिए फ्लैक्सिस चेक करने के लिए जो है वो परकशन हैमर इस्तेमाल होता है। वो हैमर का सेट ला के मैं आपको बताऊँगा परकशन हैमर का, तो वो मार के ऐसे चेक करते हैं। तो वो ज़्यादातर कामन जो पुराने वक्तों में हैमर था ये ऐसे करके, और एक तिकोन जो है रबड़ इसमें फंसा होता है, बलन तिकोन रबड़ इसमें फंसा होता है, ये यूँ ले लें इस तरह का तिकोन रबड़, ये हैंडल है सर, ये हैंडल है, और ये जो है तिकोन रबड़ का हिस्सा इधर से भी मारते हैं, इधर से यूँ करके मारते हैं। लेकिन अभी जो जदीद परकशन हैमर आ रहे हैं वो बड़े एक ही हैमर में इसी के अंदर चूड़ियाँ हैं, आपने थ्रेड खोले इसके अंदर कुछ भी निकलेगा, ये इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों होंगी। परकशन हैमर का बड़ी अहमियत होती है। ये भी एग्जामिनेशन है, अगर कोई मरीज आके बताता है कि मुझे पाँव हाथ ऐसे कर रहा है, जर्किंग आ रही है, कुछ भी, परकशन हैमर या परकशन कहाँ इस्तेमाल करेंगे या उस एग्जामिनेशन को कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये बताऊँगा बाद में। अभी हम आस्कल्टेशन